हेलो एवरीवन। तो Q1 FY27 का रिजल्ट सीजन स्टार्ट हो गया है। अभी बिजनेस अपडेट्स आने स्टार्ट हुए हैं, इस वीक से रिजल्ट्स भी आने स्टार्ट हो जाएंगे। एंड Q4 अनफॉर्चुनेटली काफ़ी ख़राब गया, पर्सनल लेवल पे बहुत सारी चीज़ें थी, बट अब सब ठीक है, सब ट्रैक पे है। एंड Q1 से जैसे हम पहले के क्वार्टर्स में करते थे, कंपनी के बिजनेस अपडेट डिस्कस करना, रिजल्ट डिस्कस करना, फिर कॉन कॉल डिस्कस करेंगे, एंड उसके बाद में जो बेस्ट अपॉर्चुनिटीज़ होती थी हर एक सेक्टर से उसको डिस्कस करना, वो सारी चीज़ें वापस से हम स्टार्ट करेंगे इस क्वार्टर से। जो भी थोड़े बहुत चीज़ें थी वो ठीक हो चुकी है। इस वाले वीडियो में हम लेंडर्स पे फोकस करेंगे, क्योंकि अभी आई थिंक काफ़ी सारे बैंक्स एनबीएफसीज का बिजनेस अपडेट आया है। फिर फैशन रिटेल में आप देखोगे वी2 रिटेल, बाजार स्टाइल, उनका भी बिजनेस अपडेट आया है। ज्वेलरी से आई थिंक अभी तक सिर्फ सेंको का बिजनेस अपडेट आया है, और कैपिटल मार्केट में एक दो कंपनी का बिजनेस अपडेट है, उनको सेकंड वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वाले वीडियो में मेन फोकस रखेंगे लेंडर्स के ऊपर। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले बैंक से। टीएमबी बैंक, इनका बिजनेस अपडेट आया है। सो इनका आप देखोगे Q1 का जो लोन बुक है उसमें 27% की ग्रोथ है। अच्छी चीज़ क्या है, ये बैंक पहले ना मिड टीन के आसपास का गाइडेंस देता था, 14 15 16% का इनका गाइडेंस था। Q4 में इन्होंने गाइडेंस को रिवाइज किया या अपग्रेड किया। 20% का ग्रोथ गाइडेंस था लोन बुक का इनका FY27 के लिए, किया कितना है 27%। तो एक अच्छा आउट परफॉर्मेंस दिखाया इन्होंने Q1 के अंदर। फिर डिपॉजिट में भी अच्छी ग्रोथ है 20%। ऑफकोर्स आप बोल सकते हो कि लोन बुक के कंपैरिजन में कम है, बट इनका क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशियो जो है ना वो काफी हेल्दी है। प्लस इनका लेवरेज भी आप देखोगे बाकी बैंक्स के कंपैरिजन में तो वो कम है, 7 के आसपास है। तो उनके पास में वो स्कोप है कि अपने लोन बुक को और एग्रेसिवली ग्रो कर सकती है बैंक अगले कुछ क्वार्टर्स तक। तो ये अच्छी चीज़ है। बाकी इनका एसेट क्वालिटी का कोई प्रॉब्लम रहा नहीं है। हमने आई थिंक Q3 के रिजल्ट के बाद या Q4 के रिजल्ट के बाद इसको डिस्कस भी किया था वो अपॉर्चुनिटी वाले वीडियो में, कि बैंक काफ़ी अच्छा लगता है ओवरऑल। ओवरऑल अगर आप देखो, प्राइस टू बुक इनका कम है, 1.2 के आसपास ये ट्रेड कर रहा है। ROA ऑलरेडी 2% के आसपास है। ROE 14-15% है, और क्योंकि अभी इनको कोई इक्विटी रेज नहीं करनी है, लेवरेज ये बढ़ा सकते हैं, तो ROE यहाँ से और आपका इंप्रूव हो सकता है। क्रॉस एनपी तो आई थिंक इनका 1% भी नहीं है, 1% से भी नीचे का है। गोल्ड लोन का इनको एक अच्छा एडवांटेज मिल रहा है, तमिलनाडु में ज़्यादा इनके ब्रांचेस हैं। प्लस बैंक अभी बाकी सेगमेंट्स पे भी फोकस कर रहा है, वो सारे सेगमेंट्स भी बैंक के लिए अच्छा करेंगे आगे चल के। तो ओवरऑल आप देखो अपडेट अच्छा है, और बाकी फंडामेंटल्स तो इनके हमने डिस्कस किए ही हैं। तो ये बैंक का अपडेट काफ़ी अच्छा आया है। अभी भी आप देखोगे तो वैल्यूएशन सस्ता ही है इसका, 1.2 का प्राइस टू बुक है। फॉरवर्ड अर्निंग पे वैल्यूएशन और सस्ता हो जाता है, तो ऑब्वियसली एक अच्छी री रेटिंग की अपॉर्चुनिटी दिखती है इस बैंक के अंदर। फिर स्मॉल फाइनेंस बैंक्स में भी काफ़ी सारे बैंक्स के अपडेट आए हैं। एयू का तो ऑब्वियसली मतलब हर एक क्वार्टर में अच्छा अपडेट आता है। इस क्वार्टर में भी आई थिंक 22-25% के आसपास की लोन बुक ग्रोथ है, डिपॉजिट ग्रोथ भी अच्छा है। कासा रेशियो उनका बाकी बैंकों से बहुत अच्छा है और इंप्रूव ही हो रहा है। इनफैक्ट एसेट क्वालिटी में उनका कोई प्रॉब्लम रहा नहीं है ज़्यादातर। सिक्योर्ड बुक उनका मेनली रहता है। बस प्रॉब्लम उनका वैल्यूशन का है। प्राइस टू बुक ऑलरेडी 4 के आसपास है, तो वो थोड़ा सा खराब लगता है। मतलब मार्जिन ऑफ सेफ्टी नहीं है, री रेटिंग में क्या एक्सपेक्ट करूंगा वहाँ पे। बाकी नंबर्स उनके अच्छे आए हैं। दूसरा आप देखोगे तो स्मॉल फाइनेंस बैंक में एक्विटास का भी अपडेट आया है। सो एक्विटास का भी लोन बुक आप देखो तो लगभग वही 27% की ग्रोथ है जैसे टीएमबी का है। डिपॉजिट बुक की ग्रोथ इनकी कम है, सिर्फ 10% है, और ये पहला क्वार्टर नहीं है। आई थिंक इनका सेकंड थर्ड कंसेक्यूटिव क्वार्टर आप देखोगे जहां पे डिपॉजिट ग्रोथ ना बैंक का स्ट्रगल कर रहा है। कासा तो वैसे ही इनका बहुत कम हो गया है, एक टाइम पे 40% का कासा इनका होता था, अभी आप देखोगे तो 25% आ गया है। प्लस जो ओवरऑल डिपॉजिट भी होता है, बल्क डिपॉजिट बोल लो आप, या फिर ये रिटेल का जो एफडी वगैरह आप करवाते हो, उसकी भी ग्रोथ इतनी ज़्यादा नहीं रही है इस क्वार्टर में, 10-11% के आसपास है। कॉस्ट ऑफ फंड भी इनका इसकी वजह से बढ़ गया है 11 बेसिस पॉइंट लास्ट क्वार्टर के कंपैरिजन में। इसका मतलब है कि जो मार्जिन हैं, नेट इंटरेस्ट मार्जिन, उस पर प्रेशर रहेगा Q1 के अंदर। लेकिन ये कोई ऐसा मतलब सरप्राइज नहीं है, क्योंकि इन्होंने लास्ट कॉन कॉल में बताया था कि ये जो मार्जिन हमने Q4 में दिखाए हैं ये वन ऑफ आप बोल सकते हो। इन्होंने अपने कुछ डिपॉजिट्स के ऊपर रेट हाइक्स किए ताकि डिपॉजिट बुक हमारा ग्रो करे, तो उसका इंपैक्ट हमको Q1 में रहेगा और FY27 में भी रहेगा। वही आपको दिख रहा है, कॉस्ट ऑफ फंड इनका थोड़ा सा बढ़ गया है। बाकी एसेट क्वालिटी पे इन्होंने कोई अपडेट दिया नहीं है। ओवरऑल अपडेट ठीक है, लोन बुक ग्रोथ काफी अच्छा, गाइडेंस को इन्होंने भी बीट किया। 20% का गाइडेंस था, 27% की है, लेकिन डिपॉजिट वाले पार्ट पे थोड़ा सा इनका चैलेंज अभी चल रहा है। फिर एक्विटास का भी एक और चीज़ अगर हम डिस्कस करें तो एसेट क्वालिटी अगेन पूरा FY26 आप देखोगे इनका हर एक क्वार्टर में इंप्रूव होता गया है। ROA इनका 1% क्रॉस कर गया था Q4 के अंदर, और आई थिंक इन्होंने एग्जिट ROA का गाइडेंस दिया है 1.5% के आसपास। Q4 FY27 का जो एग्जिट ROA है वो 1.5% का इनका गाइडेंस है। प्राइस टू बुक अभी आपको दिखेगा 1.4 है, लेकिन जैसे जैसे इनकी अर्निंग्स आएगी आने वाले क्वार्टर्स में, बुक वैल्यू आपका और सस्ता होता जाएगा, मतलब वैल्यूएशन आपका और सस्ता होता जाएगा। क्योंकि FY26 और FY25 इन दोनों सालों के अगर आप इनका पैट का नंबर देखोगे ना तो वो बहुत कम हो गया था। पहले ये बैंक 600-700 करोड़ का एवरेज पैट करता था। लास्ट 2 साल में वो पैट का नंबर 100 से 150 करोड़ हो गया, क्योंकि माइक्रो फाइनेंस का प्रॉब्लम था, प्लस ओवरऑल लैंडिंग इंडस्ट्री में और भी चैलेंजेस थे, ग्रोथ नहीं था, डिमांड कम था, एसेट क्वालिटी का इशू था। तो ये सारी चीज़ों से ये बैंक इंपैक्ट हुआ। लेकिन अब क्योंकि सारी चीज़ें इंप्रूव हो गई है तो आपको दिखेगा FY27 में
लगभग 3 to 5x का पैट ग्रोथ कंपनी बहुत आराम से कर सकती है, इसीलिए आरओए आपको 1.5% के आसपास दिखेगा। तो वैल्यूएशन अभी आपको दिख रहा है 1.4 का है, लेकिन फॉरवर्ड अर्निंग पे वैल्यूएशन ठीक हो जाता है। तो ये बैंक भी ओवरऑल अगर आप अपॉर्चुनिटी के पॉइंट से देखो तो अच्छा बैंक लगता है। देन इसके साथ में एक और स्मॉल फाइनेंस बैंक है जिसका अपडेट आया है, सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक। Q4 के नंबर्स इनके भी बहुत अच्छे रहे थे, एंड इनका भी अगर हम Q1 का अपडेट देखें तो लोन बुक में 32% या 33% की ग्रोथ है YoY लेवल पे। गाइडेंस भी इतना ही था इनका, 30 से 35% का इन्होंने गाइडेंस दिया था FY27 का, और Q1 बिल्कुल उसके आसपास है। डिपॉजिट में 29% की ग्रोथ है, अगेन गाइडेंस के बिल्कुल आसपास चल रही है, 30 से 35% का यहाँ पे भी गाइडेंस था बैंक का। फिर कासा रेशियो सारे बैंकों की तरह इनका भी कमी है, स्मॉल फाइनेंस बैंक की अगर हम बात करें, अभी इनका आई थिंक ये 21% के आसपास है, इंप्रूव हो रहा है, लेकिन हाँ जैसे 30% 35% एक हेल्दी कासा रेशियो माना जाता है, उससे ये बैंक अभी भी बहुत दूर है। तो ग्रोथ के नंबर्स तो इनके अच्छे हैं। दूसरा आप देखोगे इनका कलेक्शन एफिशिएंसी या ग्रॉस एनपीए का नंबर है ना, वो क्यू ऑन क्यू लेवल पे, क्योंकि एसेट क्वालिटी हम बार बार क्यू ऑन क्यू कंपेयर करते हैं ताकि हमको लेटेस्ट ट्रेंड क्या चल रहा है किसी भी लेंडर का वो पता चले। तो वो क्यू ऑन क्यू ट्रेंड आप देखोगे तो उनका थोड़ा सा आपको दिखेगा डिटोरिएट हुआ है, चाहे आप ये कलेक्शन एफिशिएंसी का नंबर देखो या फिर आप ग्रॉस एनपीए का नंबर देखो, क्यू ऑन क्यू लेवल पे 10 बेसिस पॉइंट थोड़ा सा बढ़ गया है, बट ऐसा कोई बहुत मतलब टेंशन लेने वाला कोई ऐसा पॉइंट अभी लगता नहीं है, क्योंकि Q1 जनरली आप देखोगे ये जो लैंडिंग कंपनीज होती है इनके लिए थोड़ा सा खराब होता है। मतलब कलेक्शन एफिशिएंसी हमने लास्ट ईयर भी देखा था ना, जो आपके ये हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज थी जो कि सिक्योर लेंडर होते हैं, उनका भी थोड़ा सा डिटोरिएट होता है। Q4 से Q1 सीजनली थोड़ा सा वीक होता है, Q3 Q4 सबसे बेस्ट होते हैं लैंडिंग कंपनीज के लिए। तो Q1 Q यहाँ पे इतना अच्छा पिक्चर आपको नहीं देगा, ये नॉर्मल है। बाकी आप ग्रोथ के नंबर्स देखोगे, इनके देखो, बाकी लैंडर्स के देखो, वो अच्छे हैं। तो सूर्योदय का भी ओवरऑल अपडेट आप देखोगे काफी अच्छा है। इस बैंक के फंडामेंटल्स भी बहुत इंप्रूव हुए हैं। इनका तो आई थिंक Q1 में इन्होंने बोला था कि मतलब ये जो Q1 का रिजल्ट आएगा उसमें ही हमारा आरओए 1.5 या 1.6% तक चला जाएगा, क्योंकि वो जो CGFMU वो जो स्कीम होती है आपकी माइक्रो फाइनेंस का, वो जो आप इंश्योरेंस स्कीम कराते हो, गवर्नमेंट से पैसा आता है, उसके अंडर आई थिंक इनको 400 करोड़ के आसपास का पैसा रिसीव होना था, बट वो Q1 में नहीं होकर जुलाई में हुआ है। 1 जुलाई या 2 जुलाई का इनका अपडेट आया था, तो शायद Q1 में ना होकर के हमको आरओए इंप्रूवमेंट Q2 में दिखे, बट स्टिल फुल ईयर का इस बैंक का पैट भी डबल होगा। लास्ट ईयर इनका पैट था आई थिंक 150 करोड़, तो इस साल आप 300 करोड़ का पैट जो है वो एक्सपेक्ट कर सकते हो। फिर जो एग्जिट आरओए है Q4 FY27 का एग्जिट आरओए, उसका भी गाइडेंस इनका 1.6% का है। आरओई 13-14% तक जाएगा, और स्टॉक अगर आप देखोगे तो अभी भी बुक वैल्यू के नीचे ट्रेड कर रहा है, तो ये बैंक भी अपॉर्चुनिटी के पॉइंट से काफी अच्छा लगता है। एक्विटा से थोड़ा सा ज्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी आप इसमें बोल सकते हो। एक बस चीज रहती है इस बैंक के साथ में कि इनकी मैनेजमेंट की जो गाइडेंस है ना वो काफी इनकंसिस्टेंट है। मतलब बहुत बार आप ऐसा देखोगे, पास्ट में भी हुआ है कि इस क्वार्टर से अगले क्वार्टर का भी ये जो गाइडेंस देते हैं ना, मतलब क्यू ऑन क्यू लेवल पे, वो भी कई बार आप देखोगे मैनेजमेंट गाइडेंस को मिस कर देता है, तो वहां पे थोड़ी सी इनकंसिस्टेंसी रहती है। लेकिन उसके साथ में क्योंकि स्टॉक अभी बुक वैल्यू के भी नीचे ट्रेड कर रहा है, प्लस ओवरऑल सेक्टर में मुझे इंप्रूवमेंट देखने को मिल रही है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इनकी मैनेजमेंट बोल रही है कि हमारे बिजनेस में इंप्रूवमेंट है, पूरे सेक्टर में, चाहे आप बड़े लैंडर्स को देखो या फिर जो आपके अनसिक्योर लैंडर्स है, हर जगह आपको दिखेगा एसेट क्वालिटी इंप्रूवमेंट तो है ही, प्लस साथ में लोन बुक में ग्रोथ भी अच्छी है। तो ये दोनों चीजें ना थोड़ी मुझे मार्जिन ऑफ सेफ्टी देती है, तो ये एक अच्छा बेट बनता है स्मॉल फाइनेंस बैंक्स के अंदर। फिर बैंकिंग में इसके अलावा हाँ उज्जीवन का भी अपडेट आया, उनका भी अपडेट काफ़ी अच्छा है Q1 का। FY26 अगेन इनका भी बहुत अच्छा रहा था। Q4 में आई थिंक इनका आरओई 17% तक क्रॉस कर गया था, सिर्फ Q4 का आरओई अगर आप देखोगे। फुल ईयर FY26 का आरओई भी 10% तक इनका इंप्रूव हो चुका था। तो इनका अगर हम अपडेट देखें, डिपॉजिट बुक की ग्रोथ 25% है, फिर आपको दिखेगा लोन बुक की ग्रोथ 29% है। इन्होंने भी गाइडेंस को आउट परफॉर्म किया है, लोन बुक का गाइडेंस इनका आई थिंक 25% था, डिलीवर किया है इन्होंने 29%। कासा इनका बाकी सारे स्मॉल फाइनेंस बैंक्स में काफ़ी अच्छा है, तो इस क्वार्टर में जरूर आपको दिखेगा Q4 के कंपैरिजन में थोड़ा सा कम हुआ है, 26.8% है, 27% हो गया है ऑलमोस्ट। बट स्टिल आप एक्विटास से कंपेयर करो या ये सूर्योदय बाकी सारे बैंकों से कंपेयर करोगे तो कासा रेशियो इनका बहुत अच्छा है। प्लस इनका विजन भी है कि नेक्स्ट 3-4 ईयर्स के अंदर ये जो कासा रेशियो है ना, इसको हमको 35% तक लेके जाना है, जो कि जो आपके ये मिड साइज जो बैंक्स होते हैं उनका उनका कासा रेशियो उस लेवल के आसपास होता है, सो वो इनका टारगेट है। नंबर्स अच्छे हैं। फिर आप लोन बुक में देखोगे, जो ग्रुप लोन हो गया माइक्रो फाइनेंस वाला, उसमें इनकी ग्रोथ अच्छी है 17% के अराउंड। इंडिविजुअल लोन मतलब वही माइक्रो फाइनेंस में जो इंडिविजुअल कस्टमर्स होते हैं उनका उनका आप क्रेडिट क्वालिटी असेस करके उनको आप लोन देते हो, तो उसमें भी ग्रोथ अच्छी है 16% के अराउंड। लेकिन मेन फोकस इनका कहाँ पे है, सिक्योर्ड प्रोडक्ट्स के ऊपर, हाउसिंग हो गया, MSME हो गया, व्हीकल लोन है, गोल्ड लोन इन्होंने अभी कुछ क्वार्टर पहले ही स्टार्ट किया है, अभी 1-2 क्वार्टर में वो ब्रेक इवन भी हो जाएगा।
उसमें काफ़ी अच्छी ग्रोथ है। तो सिक्योर प्रोडक्ट्स पे जीवन का मेन फोकस है आज के टाइम पे। ये मिक्स भी आप देखोगे, सिक्योर्ड इनका आज 50% हो गया है, टोटल बुक का 50%। कुछ टाइम पहले ये इनका 34-35% होता था, 65-70% इनका अनसिक्योर्ड होता था, माइक्रो फाइनेंस। एक चीज़ मुझे अच्छी क्या लगी उस जीवन की, इस वाले माइक्रो फाइनेंस साइकिल में, कि कोविड के बाद का जो एमएफआई साइकिल आया था ना, उसमें मैनेजमेंट का गाइडेंस उसमें भी यही था कि सिक्योर्ड हमको बढ़ाना है, अनसिक्योर्ड हमको कम करना है, क्योंकि आगे चल के हमको यूनिवर्सल बैंक बनना है, जैसे एयू का हुआ है। लेकिन वो जो एमएफआई का साइकिल अच्छा चल रहा था उस टाइम पे, तो बैंक ने ना अपनी उस स्ट्रेटेजी को मतलब पीछे कर दिया और ज्यादा फोकस इन्होंने बढ़ा दिया सडनली माइक्रो फाइनेंस के ऊपर। तो फिर से उनका मिक्स जो है वो 65-70% माइक्रो फाइनेंस हो गया था। और आप देखोगे जो पिछला एमएफआई क्राइसिस आया, उसमें इस बैंक को काफी ज्यादा इंपैक्ट लेना पड़ा था अपने पीएनएल के ऊपर। इस बार अच्छी चीज क्या है कि एमएफआई साइकिल इंप्रूव हो रहा है, फिर से अच्छा चल रहा है, लेकिन ये बैंक अभी भी अपने जो कोर फोकस है उसी पे अपना ये मतलब वहीं पे काम कर रहे हैं। अभी भी सिक्योर्ड को आप हर एक क्वार्टर में देखो, ज्यादा एग्रेसिवली ये ग्रो कर रहा है एज कंपेयर टू अनसिक्योर्ड। माइक्रो फाइनेंस अभी भी ग्रो कर रहे हैं, लेकिन मेन फोकस अभी भी इन्होंने अपने सिक्योर्ड बुक के ऊपर रखा हुआ है, तो ये अच्छा है। और लॉन्ग टर्म में इनका टारगेट है कि सिक्योर्ड को 50 से 65% हमको लेके जाना है, तो ये है। फिर इन्होंने एसेट कॉल डिसबर्समेंट का भी ये नंबर दिया है। डिसबर्समेंट में भी ना आपको सेम ट्रेंड दिखेगा। जो ग्रुप लोन है, इंडिविजुअल लोन है, वो आपका मिड टू हाई टीन के आसपास ग्रो कर रहा है। और ज्यादा जो बैंक की डिसबर्समेंट कर रहा है वो अपने सिक्योर प्रोडक्ट्स के अंदर कर रहा है, चाहे वो गोल्ड लोन हो, हाउसिंग हो, एमएसएमई हो। एसेट क्वालिटी का नंबर भी इन्होंने दिया है, इनमें भी आपको दिखेगा कि Q4 के कंपैरिजन में थोड़ा सा नंबर डिटोरिएट हुआ है। जैसे आप ये पार का नंबर देखो, पोर्टफोलियो एट रिस्क 3.54 से 3.58 आया है। या फिर कलेक्शन एफिशिएंसी का नंबर आप देखो 99.76 से 99.68 आया है। 8 बेसिस पॉइंट थोड़ा सा कम हुआ है लास्ट क्वार्टर के कंपैरिजन में। सेम वो सूर्योदय वाला केस। बट ऐसा कोई बहुत वही चीज़ है कि ऐसा बहुत स्ट्रेस वाला पार्ट नहीं बोल सकते, क्योंकि ये सीजनल है। Q1 ऐसा ही होता है, Q4 सबसे बेस्ट होता है, Q1 आपका थोड़ा सा कम होता है कलेक्शन एफिशिएंसी का नंबर। बाकी ओवरऑल नंबर्स इनके भी काफ़ी अच्छे आए हैं। उज्जीवन का बस एक केस है कि ग्रोथ वगैरह तो उनकी अच्छी रहेगी, 25% का ग्रोथ रहेगा। आरओए लास्ट ईयर से इंप्रूव होगा, 1.4 था, इस साल का इनका गाइडेंस है 1.6% आरओए आएगा। आरओई भी आपको मिड टीन से हाई टीन की तरफ जाते हुए दिखेगा इस फाइनेंशियल ईयर में। बट प्राइस टू बुक इसका ऑलरेडी 1.7 है। ऑब्वियसली जैसे अर्निंग ग्रो करेगी, बुक वैल्यू मतलब वैल्यूशन आपका सस्ता होगा, बट बाकी बैंकों से अगर मैं कंपेयर करूँ ना, तो री रेटिंग के पॉइंट से या अपॉर्चुनिटी के पॉइंट से उतना अच्छा बैट मुझे नहीं लगता उज्जीवन। नंबर्स अच्छे हैं, बिजनेस अच्छा कर रहा है, वैल्यूशन वैसा कंफर्ट नहीं देता जैसे हमने ये सूर्योदय और ये एक्विटास वगैरह की बात करी। प्लस जना को भी आप इसमें ऐड कर सकते हो। उनका भी गाइडेंस है इस साल का 80% का पैट ग्रोथ का। लोन बुक 20-25% का टारगेट कर रहे हैं। एसेट क्वालिटी उनकी इंप्रूव हुई है। क्रेडिट कॉस्ट का नंबर उनका कम होगा। आरओई का नंबर उनका भी इंप्रूव होगा। आरओए वो भी आई थिंक 1.3 या 1.4 के आसपास टारगेट कर रहे हैं FY27 में, और उनका भी प्राइस टू बुक आप देखोगे तो 1.1 है। तो बाकी बैंकों से अगर मैं कंपेयर करूं तो जीवन का वैल्यूशन थोड़ा सा ज्यादा लगता है मुझे, वो कंफर्ट नहीं है। बाकी नंबर्स इनके अच्छे आए हैं, बिजनेस अपडेट अच्छा है इनका। फिर इसके अलावा बड़े बैंक्स भी आप देखो, जैसे एचडीएफसी बैंक हो गया, कोटक बैंक हो गया, उनके भी बिजनेस अपडेट्स अच्छे हैं। काफी क्वार्टर्स के बाद आपको दिखेगा इतने बड़े बैंकों में भी मिड टीन के आसपास का लोन बुक ग्रोथ है, 14, 15, 16% के अराउंड। और ये आई थिंक हमने लास्ट ईयर Q2 के बाद में अक्टूबर नवंबर में ये डिस्कस किया था कि मेरा जो इंक्रीमेंटल कैपिटल है ना, आज के टाइम पे मेरे को फोकस करना है दो सेक्टर के ऊपर। एक तो लैंडिंग ऑब्वियसली, उसके साथ में ऑटो और ऑटो एंसिलरी। एंड उसके बाद आप लास्ट 2-3 क्वार्टर देखोगे, मतलब H2 मोटा मोटा FY26 का, और अभी तक के जो Q1 के अपडेट्स आए हैं FY27 के, इन दोनों सेक्टर्स ने बहुत अच्छा किया है। लैंडिंग में तो आपको पहले एसेट क्वालिटी इंप्रूव होती हुई दिख रही थी, सिर्फ कलेक्शन एफिशिएंसी में इंप्रूवमेंट दिख रहा था। फिर हमको H2 में दिखा कि डिसबर्समेंट थोड़ा थोड़ा बढ़ा है, यानी कि लैंडर अब थोड़ा सा कॉन्फिडेंट फील कर रहा है फ्रेश लोन देने को लेकर के। फाइनली इस क्वार्टर में आपको वो लोन बुक में भी देखने को मिल रहा है। जो बड़े बैंक्स हैं वो भी खुल करके अपना जो लोन बुक है उसको ग्रो कर रहे हैं, एग्रेसिवली लोन बुक को ग्रो कर रहे हैं। प्लस रिपोर्ट्स भी आप देखोगे तो सजेस्ट कर रहे हैं कि FY27 में ओवरऑल जो आपका क्रेडिट ग्रोथ है वो मिड से हाई टीन के आसपास रहेगा। काफी आई थिंक 2-3 साल के बाद ऐसा ग्रोथ हमको देखने को मिलेगा। स्पेसिफिकली माइक्रो फाइनेंस की अगर हम बात करें तो क्रिसिल की आई थिंक रिपोर्ट थी कि 20% का ग्रोथ तो सिर्फ माइक्रो फाइनेंस में पूरे सेगमेंट में एक्सपेक्टेड है। तो ये ओवरऑल जो लैंडिंग थीम है वो आपकी बहुत अच्छी करेगी। उसके साथ में आप ऑटो एंसिलरी के नंबर्स देखोगे वो भी काफी अच्छे आ रहे हैं। मतलब ये दो सेगमेंट है जहां पे हमको कोर फोकस रखना है, जो हमने उस टाइम पे डिस्कस किया था। ये नंबर्स अभी भी आपको अच्छे दिख रहे हैं, और आने वाले क्वार्टर्स में भी कंपनीज अच्छी करेगी। कैपेक्स हो रहा है, गाइडेंस काफी अच्छे हैं इन सारी कंपनीज का। फिर इसके साथ में एनबीएफसीज में
कुछ एनबीएफसीज के अपडेट आए हैं। एक तो एसजी फिनसर्व, इनका अपडेट काफ़ी अच्छा है इस क्वार्टर का। सो इन्होंने वो जो गाइडेंस दिया था 20 से 25% का, आई थिंक इन्होंने लॉन्ग टर्म का कैगर का गाइडेंस दिया था। बट स्पेसिफिकली FY27 का गाइडेंस अगर आप देखोगे इनका ना, तो लास्ट कॉन कॉल में उन्होंने बोला था कि 35% का AUM ग्रोथ हम टारगेट कर रहे हैं। अभी Q1 का अपडेट आप देखोगे तो 82% का ग्रोथ इन्होंने दिखाया अपने AUM के अंदर। YOY ग्रोथ है 82%। Q1Q लेवल पे 16% का ग्रोथ है। मतलब अगर मैं इसको भी एनुअलाइज करूं तो कंपनी बहुत आराम से 60 से 65% पे, या और आप कंजर्वेटिव मानो तो एटलीस्ट 50% पे अपने AUM को ग्रो कर सकते हैं पूरे FY27 के अंदर। गाइडेंस था इनका 35%। पैट ऑब्वियसली आपका उससे भी और अच्छे रेट से ग्रो करेगा, तो अपडेट इनका भी बहुत अच्छा आया है। रेटिंग अपग्रेड भी हुआ है कंपनी का। सो इसको तो आई थिंक कम्युनिटी में मैंने डिस्कस किया था, तब इसका प्राइस टू बुक 2 के नीचे था। अभी रीरेट हुआ है, 3 के प्राइस टू बुक पे ट्रेड कर रहा है। बट स्टिल अगर आप इस कंपनी के फंडामेंटल्स देखो, ROE अभी इनका लो है। FY26 का ROE आपको दिखेगा 10% है। लेकिन इनकी मैनेजमेंट ने लास्ट कॉल में बोला था कि 10,000 करोड़ का AUM हमको जो बनाना है अगले 3-4 साल के अंदर, सो उसके अंदर हमको कोई भी इक्विटी रेजिंग नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि लेवरेज इनका बहुत कम है। 2 से भी नीचे का लेवरेज है। तो आप लेवरेज बढ़ाओगे, ROE आपका ऑटोमेटिकली बढ़ेगा। ROE ये NBFC 4.8 4.9 के आसपास बना रहा है, और वो कंसिस्टेंट है लास्ट बहुत सारे क्वार्टर से। प्लस एनपीए नहीं होता। क्रेडिट कॉस्ट ऑलमोस्ट जीरो है इस कंपनी का, बिकॉज बिजनेस मॉडल हमने बहुत बार इनका डिस्कस किया है। जो स्टॉप सप्लाई वाला जो इनका वो मॉडल है, वो इनको प्रोटेक्ट करता है, और बड़े बड़े एंकर्स के साथ में ये डील करते हैं। पॉलीकैब हो गया, APL अपोलो ग्रुप की कंपनी है, वहां से काफी अच्छा बिजनेस इनको आता है। प्लस अब ये अपना कॉन्सेंट्रेशन भी कम कर रहे हैं, डाइवर्सिफिकेशन कर रहे हैं अलग अलग कंपनीज के साथ में, अलग अलग सेक्टर्स के साथ में। तो वो इनके रिस्क को और कम कर रहा है, और एसेट क्वालिटी तो वैसे ही इन्होंने मेंटेन करके रखी है। प्लस ग्रोथ आप देखो कितनी अच्छी है कंपनी की। सो आपको दिखेगा प्राइस टू बुक 2 से 3 जरूर हुआ है, बट स्टिल जिस मतलब जिस रेट पे ये कंपनी ग्रो कर रही है, और जो फंडामेंटल्स है कंपनी के, यहां से भी बहुत अच्छा प्रोस्पेक्ट लगता है। एक और चीज क्या है, क्यों मैं इस पे बेट कर सकता हूं, क्योंकि बाकी सारे लेंडर से ना एक बहुत ही अलग सेगमेंट में ये डील करता है। मतलब ये टिपिकल जैसे आपकी बाकी एनबीएफसीज होती है, पर्सनल लोन देना हो गया, हाउसिंग लोन देना हो गया, माइक्रो फाइनेंस हो गया, कार लोन हो गया, उस तरीके का बिजनेस नहीं है। एक नीश सेगमेंट में ये डील करते हैं। स्कोप वहां पे बहुत ज्यादा है, गैप वहां पे बहुत ज्यादा है, अंडर पेनिट्रेशन है, और प्लस कंपनी लगातार बड़े एंकर्स के साथ में डील कर रही है। तो ये सारा एक इनको ना एक कॉम्पिटिटिव एज देता है। तो यहां से भी बहुत अच्छा डील लगता है। प्राइस टू बुक 3 का जरूर है, बट स्टिल जिस तरीके के ग्रोथ लीवर्स हैं, ROE यहां से इंप्रूव होना भी स्टार्ट होगा। मिड से हाई टीन की तरफ ROE जाएगा कंपनी का नेक्स्ट 2-3 ईयर्स में, अगर ये कंसिस्टेंसी मेंटेन रखते हैं तो यहां से भी अच्छा डील लगता है एसजी फिनसर्व का। फिर इसके अलावा हाँ, और भी एनबीएफसी के अपडेट आए, जैसे आप देखोगे डाइवर्सिफाइड एनबीएफसी में L&T फाइनेंस का अपडेट आया। उनका अपडेट भी बहुत अच्छा है। लोन बुक ग्रोथ का उनका टारगेट था पहले 20 से 25%, ये जो अगले 3-4 साल का उन्हें रोड मैप दिया है, बट Q1 में 28% का रिटेल बुक का ग्रोथ है। प्लस एक और चीज यहाँ से MFI के लिए भी हम कनेक्ट कर सकते हैं। तो L&T फाइनेंस का जो माइक्रो फाइनेंस का बुक है ना, उसमें उन्होंने बोला था कि इस वाले साइकिल में हम कंजर्वेटिव रहेंगे, हम उस पर इतना ज्यादा फोकस नहीं करेंगे। जो हमारे बाकी कार लोन है, आपका हाउसिंग लोन हो गया, सिक्योर प्रोडक्ट्स हो गया, उन पे ज्यादा फोकस करेंगे। डिजिटल लोन उनका बहुत ज्यादा अच्छा कर रहा है। बट स्टिल आप Q1 का नंबर आप देखोगे ना, तो उनका जो रूरल फाइनेंस का बुक है वो 24% पे ग्रो किया है। गाइडेंस उनका आई थिंक ये 15-18% के रेंज में था, किया है उन्होंने 24%। तो ये क्या दिखा रहा है कि जो बड़े लैंडर्स हैं, कंजर्वेटिव लैंडर्स हैं, वो भी अब MFI स्पेस में बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट है। तो वो भी अपने बुक को ग्रो कर रहे हैं। और आपके जो ये छोटे छोटे माइक्रो फाइनेंस कंपनीज हैं, जैसे अरमान है, स्पन्ना स्फूर्ति है, फ्यूजन फाइनेंस है, या और भी जो है जैसे सचिन क्रेडिट केयर हो गया, इनके लिए एक बहुत अच्छा मतलब प्रोस्पेक्ट लगता है FY27 में। इन सबके लोन बुक, क्योंकि बेस छोटा है, 25 से 35% पे बहुत आराम से ग्रो कर सकते हैं। और सबका जो पैट है, नेट प्रॉफिट, वो आपको ऑलमोस्ट डबल होता हुआ दिखेगा, क्योंकि FY26 FY25 इन सारी कंपनीज के लिए बहुत खराब गया है। और इनमें से बहुत के आपके जो Q4 के नंबर है, वो आपको दिखेगा कि ROE ऑलरेडी इंप्रूव होना स्टार्ट हो गया है। अरमान का तो आई थिंक Q4 का जो ROE है वो डबल डिजिट चला गया था। ROE में भी बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट था। तो जो हम इतने क्वार्टर से बात कर रहे थे, वो अब आपको फाइनली नंबर्स में भी रिफ्लेक्ट होना स्टार्ट हो रहा है, और मार्केट भी उसको अब रिवॉर्ड करेगा। सब आप देखोगे बुक वैल्यू या उसके थोड़े आसपास के वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहा है, और जैसे अर्निंग्स ग्रोथ बढ़ेगी, वैल्यूएशन और सस्ता होगा, री रेटिंग का स्कोप जो है वो और अच्छा बन जाता है इन सारी कंपनीज के लिए। तो L&T फाइनेंस का भी अपडेट ओवरऑल अच्छा है, लोन बुक की ग्रोथ भी अच्छी है। एसेट क्वालिटी का आई थिंक उन्होंने नंबर दिया नहीं है Q1 के अंदर, बट हाँ, क्रेडिट कॉस्ट का उन्होंने बोला ही था कि FY26 के कंपेरिजन में क्रेडिट कॉस्ट हमारा कम होगा 20 से 30 बेसिस पॉइंट FY27 के अंदर। तो अगर मेरे को डाइवर्सिफाइड एनबीएफसी में देखना है, बड़ी एनबीएफसी में देखना है, L&T फाइनेंस अच्छा बेट लगता है वहां पे। इसके अलावा एसजी फिनसर्व वगैरह
इनके अपडेट्स तो अच्छे आए ही हैं। तो यही है ओवरऑल। बाकी यहाँ बैंक में आप देखोगे तो बंधन बैंक है, उसका भी अपडेट अच्छा है, 16% की लोन बुक ग्रोथ है। येस बैंक का अपडेट बहुत अच्छा आया, मतलब काफ़ी टाइम के बाद 18% का लोन बुक ग्रोथ देखा उनका Q1 के अंदर, तो नंबर्स उनके भी अच्छे हैं। मतलब क्लियर आपको वो सिग्नल दे रहा है हर एक लैंडर की लोन बुक ग्रोथ में अब पूरा मतलब हर एक लैंडर बहुत कॉन्फिडेंट है, फ्रेश लोन डिसबर्स कर रहे हैं, चाहे वो बड़े लैंडर्स हों या जो पहले लैंडर्स बहुत लैग करते थे ग्रोथ वाले पार्ट पे, सबके अपडेट्स अच्छे आ रहे हैं। सो यही है। बाकी अपॉर्चुनिटी वगैरह हमने डिस्कस कर ही ली है। टीएमबी अच्छा लगता है, तमिलनाडु मर्सेंटाइल बैंक, अभी भी उसका वैल्यूएशन अच्छा है। स्मॉल फाइनेंस बैंक्स में आप देखोगे तो सूर्योदय है, जना है, एक्विटास है, ये तीनों बैंक्स अच्छे हैं। ईसैफ का भी FY27 अच्छा रहेगा, लेकिन उनका एसेट क्वालिटी का थोड़ा प्रॉब्लम है। सो FY27 से ज्यादा अच्छा गाइडेंस उन्होंने ना FY28 पे दिया है, तो इसीलिए मुझे मतलब मैंने उसको इस लिस्ट में नहीं रखा है। स्मॉल फाइनेंस बैंक में वो 3 बैंक ही अच्छे हैं, जना, एक्विटास और आपका सूर्योदय। बाकी एनबीएफसी में हम डिस्कस कर लिया है, एसजी फिनसर्व, इसका अपडेट अच्छा है, बहुत अच्छे प्रोस्पेक्ट्स हैं। वैल्यूएशन वगैरह आप देखोगे यहाँ से भी काफी अच्छा लगता है। इसके साथ में एल फाइनेंस है, प्लस जो बाकी एनबीएफसी हम ट्रैक कर ही रहे हैं, चाहे वो कैप्री ग्लोबल हो या नॉर्दर्न आर्क कैपिटल, उसके बहुत अच्छे प्रोस्पेक्ट्स हैं। Q4 उनका काफ़ी अच्छा गया था, बहुत सॉलिड था। और अभी भी आप देखोगे वैल्यूएशन सस्ता है उस स्टॉक का। सो नंबर्स जैसे इंप्रूव होंगे, वैल्यूएशन री-रेट होगा, आरओए और तो उनका ऑलरेडी 3% के आसपास आ रहा है, तो वो भी काफ़ी अच्छा बेट है। तो ये है, बाकी जैसे-जैसे कंपनीज़ के नंबर्स आएँगे डिस्कस करेंगे। हाउसिंग फाइनेंस में भी आई थिंक बजाज हाउसिंग का अपडेट आया है, ग्रोथ अच्छी है उनकी भी, 24% का लोन बुक ग्रोथ है। बट लोन बुक ग्रोथ से ज़्यादा अच्छा नंबर मुझे उनका डिसबर्समेंट का लगा। डिसबर्समेंट उनका 33% से ग्रो हुआ है। और हाउसिंग फाइनेंस में ना आप FY26 पूरा ही मतलब ऐड कर दो, हर एक क्वार्टर में हमको दिखा कि चाहे होम फर्स्ट हो, इंडिया शेल्टर हो, इनका डिसबर्समेंट का नंबर ग्रो नहीं कर रहा था। एसेट क्वालिटी का भी प्रॉब्लम था, प्लस कहीं-कहीं पे ना मतलब कस्टमर पेमेंट मिस कर रहे थे। मतलब वो एनपीए नहीं बने थे, लेकिन DPD1, DPD2 वहाँ पे उनका वो नंबर इंक्रीज़ हो रहा था। तो उसकी वजह से लेंडर्स इतने कॉन्फिडेंट नहीं थे डिसबर्समेंट्स को लेकर के। कई कंपनीज़ में हमने देखा कि ग्रोथ गाइडेंस भी उन्होंने घटाया। जैसे होम फर्स्ट को आप देख लो, उनका ग्रोथ गाइडेंस कम हुआ। इंडिया शेल्टर को अपना ग्रोथ गाइडेंस कट करना पड़ा इसकी वजह से, क्योंकि डीपीडी का नंबर कंसिस्टेंटली बढ़ रहा था। अब ये जो डिसबर्समेंट का नंबर बजाज हाउसिंग का जो बढ़ा है ना, ये एक अच्छा सिग्नल है कि हाउसिंग फाइनेंस जो स्पेस है वो FY27 में वापस से कम बैक करेगा। इंडिया शेल्टर वैसे बाकियों से तो अच्छा कर ही रहा था, लेकिन ये जो डिसबर्समेंट का जंप हमको देखने को मिला है, ये मतलब एक क्लियर सिग्नल है कि इंडिया शेल्टर वापस से 30-35% का जो ग्रोथ का उनका टारगेट रहता है उसके आसपास आ सकता है FY27 के अंदर। बाकी देखते हैं, अपडेट तो उनका आया नहीं है, जब रिजल्ट आएगा तब डिस्कस करेंगे। तो ये था बिजनेस अपडेट इन सारी कंपनीज का। नेक्स्ट वीडियो में जो कुछ रिटेल कंपनीज हैं और कैपिटल मार्केट की 1-2 कंपनीज हैं, उनका बिजनेस अपडेट डिस्कस करेंगे और फिर जैसे जैसे रिजल्ट आएगा डिस्कस करते रहेंगे।